बनेगा नहीं। वो कहते थे ये आग से खेल है, वो कहते थे, कहते रह गए। वक्त की किताब में आजाद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में जब भी 2019 का जिक्र आएगा तो बस यही याद किया जाएगा कि जो असंभव था वो इस साल संभव हुआ, और जो नामुमकिन था वो भी इसी साल मुमकिन हुआ, और नामुमकिन हो गया मुमकिन। लोकतंत्र के इस मंदिर में 2019 में कई फैसले हुए, लेकिन आखिरी सत्र में पास होकर नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनने के बाद जितना हंगामा हो रहा है, उससे ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसे नामुमकिन मिशन को मुमकिन करने पर जुटे हैं जिसे शायद इनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। ऐसी आग की आशंका रही होगी सबको, ऐसे विरोध का सपना भी आता होगा सबको। विरोधियों के ऐसे हमलों से डरते होंगे सभी। तभी तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई एक ऐसा कानून बनाने की जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सताए हुए लोगों को आसानी से हिंदुस्तान की नागरिकता मिल सके। डर कर, छिप कर दहशत में रहने की जरूरत ना पड़े। लेकिन सारी आशंकाओं, अफवाहों, विरोधों और विरोधियों की साजिशों की आशंकाओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 2019 की आखिरी सत्र में नागरिकता संशोधन बिल लेकर आए और इसे पास करा के इसे कानून बनाया। लाखों करोड़ों लोग यातनापूर्ण जीवन से मुक्त हो जाएंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक होंगे। बहुत सारी चर्चा होती थी कि इसे किसी को सिंगल आउट करने की बात है, किसी के साथ अन्याय करने की बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा लगाने की बात है। मान्यवर, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं, ये विधेयक ध्यान से अगर कोई मेरे बात को सुनेगा, फिर से विधेयक को पढ़ेगा, तो मैं ये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी को अन्याय नहीं होगा, होगा तो न्याय ही होगा। नागरिकता संशोधन बिल जैसे ही नागरिकता संशोधन कानून बना, देश में हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों के प्रदर्शन और उस दौरान हुए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया और ये आग देश के कुछ और यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गई। हालात को बिगाड़ने में सेलिब्रिटीज और बुद्धिजीवियों के ट्वीट के साथ साथ बयानों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा की आग शहर दर शहर फैलने लगी। सिर्फ यूपी में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरे शहरों में भी जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। हालत ये हो गए कि सदन में जिन पार्टियों ने सीएबी का समर्थन किया था, उनमें से भी कई विरोध में खड़े हो गए। वहीं पहले से विरोध कर रहे लोगों की आवाज में और तल्खी बढ़ गई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी आवाज इस कॉन्स्टिट्यूशन में है और आप इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो। पूरा हिंदुस्तान आपको रोकेगा। हम संकल्प करें कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। राजघाट पर कांग्रेस के सत्याग्रह से पहले ही पीएम मोदी ने रामलीला मैदान से सीएए पर सभी आशंकाएं और अफवाहों को दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन झारखंड चुनाव में मिली जीत से कांग्रेसी नेताओं की आवाज और तेज हो गई। एनआरसी, इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं, हवा खड़ा किया जा रहा है। सीएए के विरोध में जितने लोग सड़क पर उतरे, सीएए के समर्थन में सड़क पर उतरने वाला सैलाब उनसे कतई कम नहीं था। रही बात इस कानून की, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसका विरोध जायज है। इस कानून के मुताबिक
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। धर्म के आधार जिन अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। जो अल्पसंख्यक 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। मतलब साफ है, इन तीनों देशों से 31 दिसंबर 2014 तक जो अल्पसंख्यक भारत आ चुके हैं उन्हें भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। बवाल शुरू हुआ इन तीन देशों में रहने वाले बहुसंख्यक यानी मुस्लिमों के साथ भेदभाव की अफवाह पर। पहले तो सीएए के साथ एनआरसी के घालमेल की अफवाह फैलाई गई, फिर कहा गया जो मुस्लिम कागजात नहीं दिखाएंगे उन्हें बाहर निकाला जाएगा। मुस्लिमों के साथ अत्याचार होने पर भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसी जहर बुझी अफवाहों की वजह से देश जल उठा, जबकि सच तो यह है कि एनआरसी पर अभी तक सिर्फ बात हो रही है, ना तो देश भर में इसे लागू होने के लिए किसी नियम कानून पर चर्चा तक हुई है। यही बात पीएम मोदी ने भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन न विरोधी मान रहे हैं और न इस कानून का विरोध करने वाले। नागरिकता संशोधन बिल के मसले पर संसद में हुए फैसले का विरोध सड़कों पर भी जमकर हुआ। हालांकि एक ऐसा ही बड़ा फैसला इसी साल के अगस्त महीने में भी लिया गया, जिसको लेकर पिछले 70 सालों से लोगों का कहना था कि ये असंभव है इस मसले पर इतना बड़ा फैसला लेना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने उस असंभव को भी संभव करके दिखाया। जिस आर्टिकल को छूने पर देश जलाने की बात होती थी, जिसे हटाने पर हिंदुस्तान से नाता तोड़ देने की धमकी दी जाती थी, जिसके लिए कभी अस्थायी तो कभी अस्थायी की दुहाई दी जाती थी, जिसके फेस पर लिखा तो था टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन कभी इसे हटाने की किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। सब डरते रहे इस आशंका से इसे हटाया तो कश्मीर जल उठेगा, देश का माहौल बिगड़ जाएगा। 370 का समर्थन करते हैं, वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने ऐसी रणनीति बनाई कि न केवल अनुच्छेद 370 बीते दिनों की बात हो गई, बल्कि इसे हटाने पर जम्मू कश्मीर से विरोध का एक स्वर तक नहीं उठा। कैलेंडर में वो ऐतिहासिक तारीख थी 5 अगस्त 2019 की। राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर में पिछले कई दिनों से गजब की शांति छाई हुई थी। सभी बड़े नेता नजरबंद थे। 2 दिन पहले ही देसी विदेशी सैलानियों से घाटी को खाली करा लिया गया था। अघोषित कर्फ्यू सा माहौल था। 5 अगस्त की सुबह से सभी अंदाजा लगा रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता था और सब टकटकी लगाए दिल्ली की ओर देख रहे थे। ऊहापोह की इसी स्थिति में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा पहुंचे और जो कुछ कहा वो अब तक नामुमकिन ही लगता था। और जो 370 का समर्थन करते हैं, वो आतंकवाद, गरीबी, शोषण और अशिक्षा का समर्थन करते हैं। मैं और मेरे नेता नरेंद्र मोदी की सरकार इसका समर्थन नहीं कर सकती। मैं सदन को कहना चाहता हूं कि आइए फिर से एक बार सोचें। बहुत जल्दी है वो रास्ते पर, वो रास्ता हमारे लिए मुबारक नहीं है। वो रास्ते पर 40,000 लोग जान गंवा बैठे, 41,000 लोग जान गंवा बैठे। वो रास्ता छोड़े, मोदी जी और ये सरकार जो नया रास्ता लेकर आई है इसके रास्ते पर आगे बढ़े और घाटी, लद्दाख और जम्मू तीनों की जनता को आजादी के बाद जैसे सब प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सब प्रदेश के अंदर संपत्ति बढ़ी है, उनको भी वो अधिकार दे और साथ अर्थ में भारत के साथ जुड़ने का मौका दे।
गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रस्ताव रखा और जिसे दोनों सदनों से पास कराया, उसके मुताबिक अब जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विधानसभा नहीं है। लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि 5-5 साल के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तिरंगा फहराया जा रहा है। दोहरी नागरिकता खत्म हो गई है। आरटीआई, सीएजी जैसे कानून लागू हो चुके हैं। अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल रहा है और बाहरी लोग अब जमीन भी खरीद सकते हैं। केंद्र में मोदी सरकार की वजह से आज जम्मू कश्मीर के आसमान में बस एक झंडा तिरंगा नजर आता है और उन अलगाववादी और नेताओं की उस सियासत का अंत हो गया है जिसमें वो कहा करते थे कि अनुच्छेद 370 को कोई छू नहीं सकता, उसे हटाया तो देश जल उठेगा। ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाबाद किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। उनके इंटेंशंस हैं, जो उनके इरादे हैं, उनसे वो बाज नहीं आती। तो जम्मू कश्मीर न सिर्फ जम्मू कश्मीर को, न सिर्फ मुल्क को, बल्कि पूरे खित्ते को जला के राख कर देगा। तो इसलिए मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो न जम्मू कश्मीर रहेगा तो न हिंदुस्तान रहेगा। ना कश्मीर में आग लगी, ना देश जला। हाँ, अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से जन्नत कश्मीर में अमन की नई बयार जरूर बहने लगी है। माहौल धीरे धीरे खुशनुमा होने लगा है और यकीन है अब की बार बर्फ पिघलने के साथ साथ जो थोड़े बहुत गिले शिकवे हैं वो भी पिघल उठेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर 72 साल से उलझे अनुच्छेद 370 के धागों को सुलझा लिया। ठीक वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से, सुप्रीम शांति से दोनों ने राम जन्मभूमि का ऐसा हल निकाला है जिससे सामाजिक सौहार्द और मिठास बनी रहेगी, गंगा जमुना तहजीब की पवित्रता बनी रहेगी। एक विवाद जो करीब 400 साल से चला रहा था, एक विवाद जिसके हल होने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। 1949 में रामलला की मूर्ति मिली, फिर जहां ताला लग गया। 1986 में पूजा के लिए जहां का ताला खुला लेकिन मंदिर नहीं बना। 1992 में विवादित मस्जिद गिराई गई, पूरे देश में फसाद हुआ लेकिन मंदिर नहीं बना। जब जब बीजेपी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात करती, तब तब विरोधी ताना कसा करते, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे तानों और सवालों के बीच सदियों पुराने ख्वाब को पूरा करने का दम कोई दिखा सकता था तो वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ही जोड़ी थी, जिसने मंदिर पर फाइनल फैसला लेने का मन बनाया और उसी ख्वाब को पूरा करने खामोशी से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने न केवल उस रास्ते पर चलते रहे जिससे फिर 1992 जैसे हालात न बने। सब मुस्कुराते हुए एक फैसला मान ले, बल्कि सब मिलकर भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करें, और ऐसा हुआ भी। साथ ही साथ जब मौका आया तो गृह मंत्री अमित शाह ने डंके की चोट पर मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान भी कर दिया। दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। 4 माह के अंदर
आसमान को छूता हुआ प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनने। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों रणनीति बनाने में माहिर हैं और दोनों ये भी अच्छी तरह समझते हैं कि किसी मुद्दे का हल किस तरह निकालना है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले इन दोनों लोगों ने इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया। वो यही हमेशा कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होना है और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला होगा। साल 2019 के कैलेंडर में वो 9 नवंबर की तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाने बैठी थी। इस फैसले के मुताबिक पूरी की पूरी विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी। राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी खुशी जताई और कहा कि राम जन्मभूमि पर जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जैसे चंद नेताओं ने जरूर इस पर ऐतराज जताया और कहा उन्हें खैरात में वैकल्पिक जमीन मंजूर नहीं है। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूं। असदुद्दीन ओवैसी ने राम जन्मभूमि विवाद को नए सिरे से शुरू करने की भले ही कोशिश की हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और कुछ दूसरे एक्टिविस्टों की 18 पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो गई। और इन पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होते ही ये साफ हो गया कि अमित शाह इन 4 महीनों की बात कर रहे हैं। उन 4 महीनों में राम मंदिर निर्माण का काम आसानी से शुरू हो सकता है। साल 2004 में बीजेपी ने विकास की बात की, यहाँ तक कि इंडिया शाइनिंग का नारा भी दिया, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार चले गई। उसके बाद साल 2009 में बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण के मसले पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के मसले को हल करने के लिए कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया, जिस मसले को लेकर हजारों लोगों की जान गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रास्ते इस मसले का आसानी से समाधान हो गया और जो मसला लगभग असंभव सा लग रहा था, उस मसले का बहुत ही आसानी से रास्ता कोर्ट के माध्यम रास्ता तैयार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं के सदियों पुराने ख्वाब को जहां पूरा किया, वहीं 3 तलाक पर कानून बनाकर देश के लाखों मुस्लिम महिलाओं को उस दहशत से निकालने का काम किया जिसमें हर पल उनके ऊपर 3 तलाक की तलवार लटकी रहती थी। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मुद्दा था जिस पर रोक लगाने की बात करना आग से खेलने जैसा था, जिस पर चर्चा मात्र से मुस्लिम कट्टरपंथी आग बबूला हो जाया करते थे, जिस पर कानून बनाने की बात तो नामुमकिन ही थी। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह तो मानो ठान कर बैठे थे, जो है नामुमकिन उस सब को करेंगे मुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन करना हर बार संभव नहीं होता और यही हो रहा था ट्रिपल तलाक बिल के साथ। ट्रिपल तलाक बिल हर बार राज्यसभा में अटक रहा था। सरकार अध्यादेश पर अध्यादेश ला रही थी। विपक्षी भी कहने लगे थे कि इस बिल पर मोदी शाह की जोड़ी को मात खाना ही पड़ेगा। लेकिन ये वो जोड़ी है जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं, मुश्किलों के भंवर से निकलना जिनकी आदत सी थी। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर इस जोड़ी ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा था। दिन मंगलवार और तारीख थी 30 जुलाई 2019। लोकसभा से पास होकर मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 राज्यसभा में आया था। विरोधी मानकर बैठे थे जो होता आया है फिर वही दोहराया जाएगा और हमेशा की तरह ये बिल एक बार फिर औंधे मुंह गिरेगा। प्रस्ताव राज्यसभा के पटल पर रखा गया और फिर शुरू हुई इस बिल पर बहस, जहां विरोधी किसी कीमत पर इसे मानने को तैयार न था
और पीएम मोदी और अमित शाह ने ये ठान रखा था कि ट्रिपल तलाक को इतिहास बनाकर छोड़ेंगे। महोदय, भाजपा की सरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय देना चाहती है, ये बात सुनकर अपने आप में हंसी आती है। ये न्याय राजनीति से पूरा प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे। वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा। जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे। और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी, तब तक उनका दिवालिया निकला होगा, बीवी भी सड़क पर होगी, बच्चे भी सड़क पे होंगे, और जो जेल से निकल आएगा या तो खुदकुशी करेगा, या डाकू बनेगा, या चोर बनेगा, या भीख मांगेगा। ये है मंशा आपके ट्रिपल तलाक की। ये सुधार से जुड़ा हुआ है। आप सुधार की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप वोटों के उधार की चिंता कर रहे हैं। और इस वोटों के उधार के चक्कर में आपने देश का बहुत बड़ा नुकसान। देश में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि आपका सोच जो है विभाजित है, इंक्लूसिव नहीं है, बांटने वाला है। कि अगर अरबिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री, मजहब परस्त कंट्री भी अपने समाज की खवातीनों के लिए बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो एक डेमोक्रेसी हैं, हम तो एक सेक्युलर कंट्री हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। विरोधियों की सभी दलीलें खारिज हो गईं। आग उगलते उनके शब्द ठंडे पड़ गए। पहले दिग्विजय सिंह का प्रस्ताव गिरा, फिर सिलेक्ट कमेटी में बिल भेजने का प्रस्ताव गिरा, और बिल पर जब वोटिंग हुई तो सब भौचक्के रह गए। राज्यसभा में संख्या बल में कम होते हुए भी पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 पास करा लिया था। इस बिल के समर्थन में जहां 99 वोट पड़े, वहीं विरोध करने वालों के पक्ष में महज 84। इस बिल के राज्यसभा में पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ट्रिपल तलाक इतिहास की बात हो गई है। नए कानून के मुताबिक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अब दंडनीय अपराध है। मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक तलाक अमान्य है। इंस्टेंट तलाक पर 3 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। पीड़ित महिला पति से गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। पीड़ित महिला नाबालिग बच्चे का प्रोटेक्शन मांग सकती है। पीड़ित महिला की ओर से रिश्तेदार केस दर्ज करा सकते हैं। सदियों से 3 तलाक की वजह से मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी खराब हो रही थी। 20 से ज्यादा मुल्कों ने इस कुप्रथा से निजात पा ली थी, लेकिन हिंदुस्तान में कट्टरपंथियों को खुश रखने और तुष्टीकरण की नीति के चलते पुरानी सरकारें इस आग से खेलने से डर रही थी। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने इसे इतिहास बनाकर यह साबित कर दिया, नामुमकिन को जो मुमकिन करे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसी का नाम है। जी हां, मोदी शाह की जोड़ी एक ऐलान है जीत का, जहां हार और निराशा का स्वर नहीं, बस जय और जय का संकल्प है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने का जयघोष है। उम्मीद है हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, सबका साथ, सबके विकास के लिए आने वाले साल में भी पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी नामुमकिन को मुमकिन करती रहेगी। आप सभी को नए साल की